डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी एस क्रक्स। आज की इस वीडियो में हम डेडलॉक हैंडलिंग की फर्स्ट अप्रोच डेडलॉक प्रिवेंशन को कवर करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा कि अगर हमें डेडलॉक को हैंडल करना है तो उसके लिए चार तरह के मेथड्स या अप्रोचेस यूज़ होती हैं। फर्स्ट वन जो कि है डेडलॉक प्रिवेंशन, अवॉइडेंस, डिटेक्शन एंड रिकवरी और इग्नोरेंस मेथड या अप्रोच। अब ये जो डेडलॉक प्रिवेंशन है जो कि फर्स्ट अप्रोच है, फर्स्ट मेथड है, इसको हम आज की इस वीडियो में विद एग्जांपल कवर करेंगे। उसके पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। अब सबसे पहले हमें डेडलॉक प्रिवेंशन के बेसिक आइडिया और कॉन्सेप्ट को समझना है, लेकिन उससे भी पहले हमको इस बात को माइंड में रखना है कि डेडलॉक प्रिवेंशन को हम किस सिनेरियो में, किस नेचर ऑफ प्रॉब्लम में यूज़ करते हैं। क्योंकि हमने ये देखा कि चारों हैंडलिंग अप्रोचेस या हैंडलिंग मेथड्स जो कि डेडलॉक हैंडलिंग मेथड्स हैं वो चारों ही अच्छे हैं, लेकिन हर हैंडलिंग मेथड, डेडलॉक हैंडलिंग अप्रोच अकॉर्डिंग टू द नेचर हम यूज़ करते हैं। डेडलॉक प्रिवेंशन के मेथड को हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर डेडलॉक अकरेंस के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत सेवेयर होते हैं, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बहुत हार्मफुल होते हैं, वहाँ पर डेडलॉक प्रिवेंशन को यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है, हॉस्पिटल का सिस्टम है या एयरक्राफ्ट सिस्टम का कोई ऐसा हमारे पास सिस्टम है, तो हम वहाँ पर डेडलॉक प्रिवेंशन को यूज़ करते हैं। डेडलॉक प्रिवेंशन एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, ये ऐसे प्रोटोकॉल्स यूज़ करता है जिसके बाद इस बात की गारंटी होती है कि डेडलॉक अक्कर नहीं होगा। 100% डेडलॉक अकरेंस के चांसेस नहीं होते, या आप बोल सकते हो 0% चांस होता है डेडलॉक अकरेंस का। लेकिन ये जो डेडलॉक प्रिवेंशन का मेथड है, अप्रोच है, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, इसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाई जाती है और सम टाइम ये जो डेडलॉक प्रिवेंशन है इसके लिए जो हम कोड लिखते हैं हमारे सिस्टम में, उससे जो परफॉर्मेंस है सिस्टम की वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो इसलिए हम हमेशा उस सिनेरियो में या उस नेचर ऑफ प्रॉब्लम में इसको यूज़ करते हैं जहां पर डेडलॉक अकरेंस के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो उसके रिजल्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा अलार्मिंग आप बोल सकते हो या हार्मफुल होते हैं, वहां पर हम इसको यूज़ करते हैं। अब बढ़ते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट या आइडिया की तरफ कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। डेडलॉक प्रिवेंशन ये कहता है कि डेडलॉक अकरेंस की जो चार कंडीशंस हैं, जिसको हम चार नेसेसरी कंडीशंस बोलते हैं फॉर डेडलॉक, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन और सर्कुलर वेट। हमें इन चारों कंडीशंस में से किसी एक कंडीशंस को वायलेट करना है, या हम बोल सकते हैं हमको एक कंडीशन को रिमूव करना है, तो ऑटोमेटिकली जो डेडलॉक है वो अक्कर नहीं होगा। क्योंकि डेडलॉक हमेशा तब अक्कर होता है जब ये चारों कंडीशन साइमल्टेनियसली एक ही टाइम में अक्कर हो रही होती हैं, तो डेडलॉक अक्कर होता है। हमें इन चारों की चारों कंडीशंस को रिमूव नहीं करना, हमको इन चारों कंडीशन में से किसी एक कंडीशन को रिमूव करना है, तो हमारा जो डेडलॉक अकरेंस का आप बोल सकते हो जो फिनोमेना है या जो डेडलॉक अकरेंस है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी। तो इन चारों कंडीशंस को वन बाय वन विद एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन की। हमें पहले ये समझना है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है, फिर हमें ये समझना है कि हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन को रिमूव कैसे करेंगे ताकि डेडलॉक अक्कर नहीं हो, डेडलॉक को रिमूव किया जा सके या डेडलॉक का जो फिनोमेना है वो नहीं आए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं म्यूचुअल एक्सक्लूजन की, इसको हम इस डायग्राम की मदद से समझते हैं। इस डायग्राम में हमारे पास दो ही प्रोसेसेस हैं और दो ही रिसोर्सेज हैं। प्रोसेस P1 को रिसोर्स 1 एलोकेटेड है, या हम बोल सकते हैं इसने रिसोर्स 1 को एक्वायर किया हुआ है, जबकि इसको अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए रिसोर्स 2 की ज़रूरत है। लेकिन ये जो रिसोर्स 2 है ये एलोकेटेड है किसको? प्रोसेस नंबर 2 को, और प्रोसेस नंबर 2 को अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए रिसोर्स नंबर 1 जो है वो चाहिए, उसकी उसने रिक्वेस्ट डाली हुई। हम बोल सकते हैं कि दोनों प्रोसेसेस ने एक रिसोर्स को होल्ड किया हुआ है और दूसरे रिसोर्स को जो है वो उसके वेट में है। और ये जो हमारे पास ये जो डायग्राम है बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम है, इसमें ये चारों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं और यहाँ पर डेडलॉक जो है वो आया हुआ है। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन की। अब यहाँ पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन है क्या, बेसिक कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर ये जो दो रिसोर्सेज हैं, ये दोनों के दोनों रिसोर्सेज जो है ये नॉट शेयरेबल है,
दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं, एक शेयरेबल और एक नॉट शेयरेबल। अब ये जो नॉट शेयरेबल रिसोर्सेज है, रिसोर्स 1 और रिसोर्स 2, हम ये कहते हैं कि अगर इसमें से म्यूचुअल एक्सक्लूजन को हम ख़त्म करें, यानी कि ये जो रिसोर्स 2 और रिसोर्स 1 है ये दोनों शेयरेबल हो जाए, तो क्या होगा, ये जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन वाली कंडीशन है ये रिमूव हो जाएगी। अब शेयरेबल कैसे, फॉर एग्जांपल ये जो रिसोर्स नंबर 2 है, इसको जो है एक्वायर किया हुआ है प्रोसेस नंबर 2 ने। अगर ये शेयरेबल होता तो ऑटोमेटिकली जो प्रोसेस नंबर 1 है इसको भी ये रिसोर्स एलोकेट हो जाता। अगर इसको ये एलोकेट हो जाता तो डेडलॉक जो है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम किसी रिसोर्स को जो कि नॉट शेयरेबल है हम उसको शेयरेबल कर सकें? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी भी रिसोर्स की जो शेयरेबिलिटी आप बोल सकते हो या नॉट शेयरेबिलिटी का जो आप बोल सकते हो जो कॉन्सेप्ट है उसका, वो उसकी एक हार्डवेयर प्रॉपर्टी। बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जो कि शेयरेबल हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जो कि नॉट शेयरेबल हैं। हम खुद से कुछ ऐसी मेंटेनेंस करके या कुछ ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन की उसके ऊपर चीज़ें लगाकर किसी नॉट शेयरेबल रिसोर्स को शेयरेबल रिसोर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे कि इसकी एग्जांपल है प्रिंटर है, प्रिंटर हो गया, सीपीयू हो गया, हम इनको शेयर नहीं कर सकते, वो उसकी खुद की एक हार्डवेयर प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर शेयरेबल हो जाए तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है ये रिमूव हो जाएगा और हमारा जो डेडलॉक है वो अक्कर ही नहीं होगा। लेकिन कहानी जो बेसिकली एंड पर हमारे पास कंक्लूजन है वो ये निकलता है कि इस म्यूचुअल एक्सक्लूजन को हम रिमूव नहीं कर सकते। इट इज़ अ नॉन इम्प्लीमेंटेबल थिंग, ठीक है जी, क्योंकि किसी भी रिसोर्स का जो शेयरेबल होना या नॉट शेयरेबल होना वो उसकी हार्डवेयर प्रॉपर्टी है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब है हम पहली जो कंडीशन है उसको तो तब्दील कर सकते नहीं, ये एक नॉट इम्प्लीमेंटेबल है। अब बात करते हैं हम सेकंड की, जो कि होल्ड एंड वेट। हमें पहले होल्ड एंड वेट को समझना है, फिर हमें ये समझना है कि हम रिमूवल ऑफ होल्ड एंड वेट कैसे लेकर आएंगे, या हम बोल सकते हैं निगेशन ऑफ होल्ड एंड वेट। तो सबसे पहले हम होल्ड एंड वेट को समझते हैं कि होल्ड एंड वेट क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम में होता कुछ यूं है कि जितने भी प्रोसेसेस होते हैं उनको जो भी रिसोर्सेज चाहिए वे होते हैं। उन सभी रिसोर्सेज में से जो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं वो उनको जो है वो आप बोल सकते हो उनको होल्ड कर लेते हैं, और जो रिसोर्सेज उनको अभी नहीं मिल रहे होते, जो अवेलेबल नहीं होते, उनके लिए वो वेट करते हैं। इट इज़ कॉल्ड होल्ड एंड वेट। जैसा कि यहाँ पर हो रहा है, प्रोसेस नंबर 1 को रिसोर्स 1 तो मिल गया, लेकिन उसको एग्जीक्यूशन के लिए रिसोर्स 2 चाहिए, उसके लिए वो रिक्वेस्ट कर रहा है, उसके लिए वो वेट कर रहा है। इसी तरह से जो प्रोसेस नंबर 2 है, इसको रिसोर्स नंबर 2 तो मिल गया, उसने इसको एक्वायर किया हुआ है, लेकिन वो रिसोर्स नंबर 1 के लिए वेट कर रहा है। अब हमें होल्ड एंड वेट को खत्म करना है। अब होल्ड एंड वेट को हम रिमूव कैसे कर सकते हैं? उसको रिमूव करने के लिए 3 अप्रोचेज यूज होती हैं। सबसे पहली जो कि है कंजर्वेटिव अप्रोच, दूसरे नंबर पर डू नॉट होल्ड, और तीसरे नंबर पर वेट टाइम आउट। अब तीनों अप्रोचेज को हम 1 बाय 1 समझते हैं। सबसे पहली अप्रोच जो है या मेथड है वो है कंजर्वेटिव। हम होल्ड एंड वेट को रिमूव कर रहे हैं, होल्ड एंड वेट को खत्म कर रहे हैं। अब कंजर्वेटिव जो अप्रोच है उसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई प्रोसेस उसको एग्जीक्यूट होना है तो एग्जीक्यूशन से पहले उसको ये देखना है कि उसको कितने रिसोर्सेज चाहिए। फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस है P1, उसको एग्जीक्यूशन के लिए 10 रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है जी, R1 से लेकर R10 तक। तो ये जो फर्स्ट अप्रोच है कंजर्वेटिव, ये बोलता है कि जो रिसोर्स है वो तब तक अपनी जो प्रोसेस है वो तब तक अपनी जो एग्जीक्यूशन है उसको स्टार्ट नहीं करेगा जब तक वो 10 के 10 रिसोर्सेज को होल्ड नहीं कर लेगा। यानी कि जो प्रोसेस एग्जीक्यूट होना चाह रहा है वो पहले नंबर पर जितने भी उसको रिसोर्सेज चाहिए वो उन सारे के सारे रिसोर्सेज को होल्ड करेगा, फिर उसके बाद वो अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। यानी कि इसमें वेट वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। लेकिन क्या ये जो अप्रोच है ये इम्प्लीमेंटेबल है? सम टाइम ये इम्प्लीमेंटेबल है, लेकिन सम टाइम ये इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, ये इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकती। उसकी वजह ये है कि सम टाइम कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिनको स्टार्ट में पता ही नहीं होता कि जितने उसको प्रोसेसेस टोटल पूरी की पूरी अपनी एग्जीक्यूशन के लिए कौन कौन से प्रोसेसेस चाहिए, वहां पर ये इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकते। इसके साथ साथ ये लेस एफिशिएंट है। उसकी वजह क्या है? इसकी वजह हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे
कोई एक ऐसा काम करना है, ऐसा प्रोसेस चाहिए जिसमें मुझे स्कैनर की भी ज़रूरत है, मुझे प्रिंटर की भी ज़रूरत है। मैं क्या करता हूँ, पहले एक प्रिंट निकालता हूँ, उसके ऊपर अपने साइन करता हूँ, साइन करने के बाद उसको स्कैन करके वापस लेके जाना चाहता हूँ अपने सिस्टम में। अब मैंने एक प्रिंट निकाल लिया। अब जब मैंने प्रिंट को निकाल रहा था, जब मैं डॉक्यूमेंट बना रहा था, उसके पहले मैंने एक्वायर कर लिया प्रिंटर को भी और स्कैनर को भी। इस सारे टाइम में वो जो मेरे हार्डवेयर हैं वो सारे के सारे जो है वो ऐसे ही पड़े हुए हैं। कोई और प्रोसेस भी उसको यूज कर सकता था, लेकिन वो यूज नहीं कर पाया। मैंने प्रिंट लिया, स्कैनर मेरा वैसे का वैसा फ्री है। मैंने स्कैन किया, मेरा जो प्रिंटर है मेरी पूरी एग्जीक्यूशन तक वो वैसे का वैसा पड़ा है। यानी हम बोल सकते हैं कि इस कंजर्वेटिव अप्रोच में जो हमारे हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं या जो भी रिसोर्सेज हैं उनका जो यूज़ है वो एक अच्छा यूज़ नहीं हो रहा। अगर कोई और प्रोसेस उसी टाइम में, जिस टाइम में मैंने उनको रिजर्व करके रखा हुआ है, वो उनको यूज़ करना चाह रहा था तो वो उसको यूज़ नहीं कर पाया। अब दूसरे नंबर पर जो अप्रोच है वो है डू नॉट होल्ड। ये इसी का ही एक नेक्स्ट वर्जन है कंजर्वेटिव अप्रोच का। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है ये जो प्रोसेस 1 है इसको अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए R1, R2 इसी तरह से R10 तक 10 रिसोर्सेज चाहिए, लेकिन इस वक्त इसको कितने अवेलेबल हैं, इसको हैं जी 3 रिसोर्सेज अवेलेबल। तो ये वेट नहीं करे सारे के सारे रिसोर्सेज का कि वो सारे रिसोर्सेज जब पड़े होंगे वो इनको एक्वायर करेगा फिर वो एग्जीक्यूशन करेगा, बल्कि ये क्या करे, जो इसको अवेलेबल हैं वो सारे के सारे रिसोर्सेज एक्वायर कर ले। अब इसने ये तीनों रिसोर्सेज एक्वायर कर लिए। एक्वायर करने के बाद अब इसको चाहिए R4, R5 इसी तरह से R10। अब जब इसको अगले रिसोर्सेज चाहिए, ये उनका जब वेट करेगा या जब उसको वो एक्वायर करना चाहेगा, तब ये जो तीनों को तीनों रिसोर्सेज हैं इनको वो क्या कर दे, इनको ये रिलीज कर दे। अब ये जैसे ही रिलीज होंगे तो ये जो रिसोर्सेज हैं ये कोई और प्रोसेस यूज कर लेगा, क्योंकि हमारा अल्टीमेट पर्पस ये है कि हमारे पास होल्ड एंड वेट नहीं होना चाहिए, हमने डेडलॉक को अक्कर नहीं होने देना। तो जितने रिसोर्सेज इसको चाहिए थे इसने उतने रिसोर्सेज एक्वायर किए। एक्वायर करने के बाद इसने जब अगले रिसोर्सेज की इनको जरूरत पड़ी तो उसने पहले वालों को रिलीज किया और अगले का वेट कर रहा है। अब जब ये वेट कर रहा है तो उसने कुछ होल्ड नहीं किया हुआ, जब इसने कुछ होल्ड किया हुआ है तो ये किसी का वेट नहीं कर रहा। तो होल्ड एंड वेट की जो कंडीशन है ये कहीं ना कहीं पर वायलेट हो रही है, कहीं ना कहीं पर जो हमारे पास डेड लॉक है उसको हम जो है वो ब्रेक कर रहे हैं, हम डेड लॉक को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वेट टाइम आउट। अब वेट टाइम आउट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो रिसोर्सेज प्रोसेस को चाहिए वो रिसोर्स, फॉर एग्जांपल एक रिसोर्स को उसने यूज कर लिया, इसी टाइम पर कोई और उसको रिसोर्स चाहिए, तो वो उस रिसोर्स का एक स्पेसिफिक टाइम तक वेट करेगा। वेट अगर उस टाइम तक उसको अगला रिसोर्स मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो वो पहले वाले को भी छोड़ दे। फॉर एग्जाम्पल ये जो प्रोसेस P1 है इसको चाहिए R1, R2 एंड R3। अब इसने R1 को एक्वायर कर लिया, R1 को इसने एक्वायर कर लिया, R2 और R3 इसको चाहिए, तो ये एक स्पेसिफिक टाइम तक इसको एक्वायर करके रखेगा। उसके बाद वो क्या करेगा, वो इसको भी रिलीज कर देगा और दूसरे का भी वेट नहीं करेगा। यानी कि वो होल्ड एंड वेट को किसी ना किसी तरह से हम खत्म करना चाह रहे हैं। तो ये 3 अप्रोचेज हैं, इन तीनों की अलग अलग इनकी इंप्लीमेंटेशन है, इनकी आप बोल सकते हो एक कोई एफिशिएंट है, कोई एफिशिएंट नहीं है। तो ये जो फर्स्ट वन है ये एक एफिशिएंट अप्रोच नहीं है, सेकंड वन जो है ये कुछ हद तक एफिशिएंट अप्रोच है और ये इंप्लीमेंट भी हो सकती है। ये है होल्ड एंड वेट को हमने रिमूव कैसे करना है, निगेशन ऑफ होल्ड एंड वेट, जिसकी 3 अप्रोचेज हैं, 3 तरह से हम इसको खत्म कर सकते हैं। उसके बाद है नो प्रीएम्पशन। अब नो प्रीएम्पशन बेसिकली है क्या, फिर हमें यह समझना है कि हम नो प्रीएम्पशन को रिमूव कैसे कर सकते हैं। अब नो प्रीएम्पशन को हम इस डायग्राम की मदद से समझते हैं। नो प्रीएम्पशन का कॉन्सेप्ट यह कहता है कि अगर कोई रिसोर्स किसी प्रोसेस के पास है, उसको वो एलोकेट कर दिया गया, जैसे प्रोसेस नंबर 1 को रिसोर्स नंबर 1 एलोकेट कर दिया गया, तो कोई और प्रोसेस फोर्सफुली उससे वो रिसोर्स नहीं छीन सकता। ऐसा नहीं है कि प्रोसेस P2 आया उसने इससे ये रिसोर्स छीन लिया। दिस इज कॉल्ड प्रीएम्पशन। नो प्रीएम्पशन ये कहता है कि ये इससे नहीं छीन सकता। ठीक है जी। अब हमें इस नो प्रीएम्पशन को खत्म करना है, यानी कि हम बोल सकते हैं हमको प्रीएम्पशन को लेकर आना है।
लेकिन प्रियम्पशन को लेकर आना है, लेकर आने का भी कुछ तरीका है, उसके लिए भी कुछ रूल है। कहानी को फिर से शुरू से समझते हैं। अब अगर हम उस रूल को वायलेट कर रहे हैं तो उसमें कुछ ऐसा होगा कि अगर कोई प्रोसेस P1 जैसे उसके पास रिसोर्स 1 है, प्रोसेस P2 को ये चाहिए तो ये इसको फोर्सफुली ले सकता है, लेकिन लेने के लिए भी कुछ शराइत है, कुछ कंडीशंस है। वो कंडीशन ये है कि हमेशा वही प्रोसेस कोई रिसोर्स छीन सकता है, प्रीएम्प्ट कर सकता है जिसकी प्रायोरिटी हाई है, या जिसको आप बोल सकते हो सिस्टम प्रोसेस है। अब जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी हाई है वो रिसोर्स को प्रीएम्प्ट कर सकता है, किसी और प्रोसेस से रिसोर्स को ले सकता है, तो ऑटोमेटिकली जो नो प्रीएम्प्शन है वो खत्म हो जाएगा, ये वाली कंडीशन जो है ये फॉल्स हो जाएगी। लेकिन ये जो हाई प्रायोरिटी प्रोसेसेस हैं ये कौन से होते हैं? ये होते हैं सिस्टम प्रोसेसेस, जिसको आप ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेसेस बोलते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को चला रहा हूं हमारे सिस्टम में। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सिस्टम जो हमारे सिस्टम में चल रहा है, जो उसके प्रोसेसेस, वो तभी चल पाएंगे जब मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेसेस चलेंगे। अगर मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेसेस ही नहीं चल पा रहे तो जो VLC मीडिया प्लेयर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, वो तो बिल्कुल चल ही नहीं सकता। अब ये जो सिस्टम प्रोसेसेस हैं, इन सभी प्रोसेसेस की प्रायोरिटी हाई है। उसकी प्रायोरिटी की हाई की रीजन ये है कि उन्होंने पूरे के पूरे सिस्टम को चलाना है। तो वो जो प्रोसेसेस हैं वो दूसरे प्रोसेस से रिसोर्स को प्रीएम्प्ट कर सकते हैं, फोर्सफुली ले सकते हैं। लेकिन वो भी अगर फोर्सफुली ले रहे हैं तो उसको लेने का भी तरीका ये है कि वो उस प्रोसेस से जो है वो रिसोर्स को छीनेंगे जो कि वेटिंग में है, ना कि उस प्रोसेस से जिसके पास वो रिसोर्स पड़ा हुआ है। ठीक है जी, यानी कि आप जो एक रिसोर्स है जो कि रनिंग में है, रनिंग में मतलब कोई प्रोसेस उसको यूज कर रहा है। ठीक है जी, अगर वो रनिंग में है तो उससे नहीं लेंगे, बल्कि उससे लेंगे जो कि वेटिंग में है, जो जिसने किसी एक प्रोसेस को पकड़ा हुआ है और दूसरे का वेट कर रहा है। ठीक है जी, अगर वो वेट कर रहा है यानी कि फिलहाल के लिए वो उसको यूज नहीं कर रहा, उसको अपनी पूरी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए दोनों रिसोर्सेज की जरूरत है, तो क्या होगा, उससे वो प्रोसेस ले लिया जाएगा जो कि उसने होल्ड किया हुआ है। अगर कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आएगा वही रिसोर्स ले सकता है। ठीक है जी, दोबारा से इस पूरी कहानी को हम समझते हैं। इसको कंक्लूजन ये करते हैं कि कोई भी प्रोसेस P1 P2 ये अगर सारे के सारे रिसोर्सेज किसी से भी छीनने लग जाएंगे तो कोई काम भी नहीं होगा। हाँ, प्रीएम्प्शन हो सकती है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी हाई है वो दूसरे प्रोसेस से फोर्सफुली रिसोर्स ले सकता है। लेकिन एक तो नंबर पर उसकी प्रायोरिटी हाई हो, दूसरे नंबर पर वो उसी प्रोसेस से रिसोर्स लेगा जो कि रनिंग में नहीं हो रहा हो, बल्कि जो वेटिंग में हो, मतलब उसने उसको पकड़ा हुआ है और दूसरे के लिए वेट कर रहा है, उसको जो है वो प्रीएम्प्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए दो एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, एक रोड ब्लॉक है। जैसे ही रोड ब्लॉक होता है, पीछे से अगर कोई एम्बुलेंस आती है तो बाकी सारी गाड़ियां साइड पर हो जाती हैं। ठीक है जी, इसी तरह से अगर कोई रोड ब्लॉक है, कोई पुलिस की ट्रैफिक वार्डन्स की गाड़ी आ रही है तो सब लोग साइड पर होंगे, क्योंकि उसका जो अल्टीमेट पर्पस है वो ये है कि इस रोड में जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये रोड ब्लॉक्ड है, इसको ओपन किया जा सके। इसीलिए जो सिस्टम प्रोसेसेस हैं जिनकी प्रायोरिटी हाई है, अगर वो किसी प्रोसेस से कोई रिसोर्स छीन भी रहे हैं, फोर्सफुली ले रहे हैं, तो उससे दूसरे प्रोसेसेस को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो उससे छीनेगा तभी पूरा सिस्टम चलेगा, नहीं तो डेडलॉक आ चुका है। तो ये है हमारे पास कॉन्सेप्ट नो प्रीएम्प्शन को खत्म करने का, या आप इसको बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ नो प्रीएम्प्शन। उसके बाद हमारे पास है सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट है क्या, पहले हम सर्कुलर वेट को समझते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सर्कुलर वेट को हम रिमूव कैसे करेंगे। अब अगर यहां पर आप देखो इस डायग्राम में, तो यहां पर एक सर्कुलर फैशन में रिसोर्सेज जो है वो एलोकेटेड है और दूसरे रिसोर्स के लिए कोई प्रोसेस वेट कर रहा है। अब हमें, जैसा कि यहां पर अगर आप देखो, प्रोसेस नंबर 1 रिसोर्स नंबर 1 को एलोकेटेड है और रिसोर्स नंबर 2 के लिए वो वेट कर रहा है। प्रोसेस नंबर 2 रिसोर्स नंबर 2 प्रोसेस नंबर 2 को एलोकेटेड है और वो वेट कर रहा है रिसोर्स नंबर 1 के लिए। यहां पर एक सर्कुलर फैशन है जिसको हम बोलते हैं सर्कुलर वेट। हमको इस सर्कुलर वेट को खत्म करना है ताकि डेडलॉक नहीं आए। अब सर्कुलर वेट को खत्म करने के लिए हमें करना कुछ यूं है कि हमें हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, हर रिसोर्स को एक नंबर अलॉट करना है। फॉर एग्जांपल, हम बोल देते हैं ये है मेरे पास एक प्रिंटर, इसी तरह से ये है जी स्पीकर जो कि दूसरा रिसोर्स है, इसी तरह से हमारे पास है स्कैनर, इसी तरह से हमारे पास कोई और भी रिसोर्सेज हो सकते हैं।
तो फिलहाल के लिए स्कैनर है, या ये कोई हमारे पास चौथा रिसोर्स है, ये पांचवा, ये छठा। अब जितने भी रिसोर्सेज हैं इन सभी रिसोर्सेज को हम एक न्यूमेरिक नंबर अलॉट करते हैं, 1 3 5 6 4 2। अब कहानी कुछ यूं है कि ये है फॉर एग्जांपल मेरे पास प्रोसेस नंबर 1 और ये है प्रोसेस नंबर 2। अगर किसी एक प्रोसेस के पास कोई एक रिसोर्स है, उसने उसको एक्वायर किया हुआ है, तो अगर उसने किसी नेक्स्ट रिसोर्स की रिक्वेस्ट डालनी है तो वो उसी की रिक्वेस्ट डालेगा जो कि एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। हम इसको बोल सकते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑर्डर, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। अब ये ऑर्डर क्या, इस कहानी को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस P1 ने एक्वायर किया हुआ है 5 नंबर वाले रिसोर्स को, जो कि है स्कैनर। अब अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर वाली जो हमारे पास सिनेरियो है उसको देखें, दोनों में से कोई एक हम रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप बोल सकते हो जो रूल है वो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि अगर प्रोसेस नंबर 1 ने 5th नंबर वाले रिसोर्स को एक्वायर किया हुआ है, अगर इसको स्पीकर यानी कि जो 3rd नंबर वाला है इसको एक्वायर करना है तो वो इसकी रिक्वेस्ट नहीं डाल सकता। अब ये क्या करेगा, इसके जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में पड़ा हुआ है जो भी रिसोर्स, वो उसके लिए रिक्वेस्ट डाल सकता है, लेकिन 3 के लिए नहीं डाल सकता। क्या वो 6 नंबर के लिए रिक्वेस्ट डाल सकता है? बिल्कुल डाल सकता है। इसके बाद ये 6 को भी एक्वायर कर सकता है, ताकि ये जो सर्कुलर वेट है ये हमारा खत्म हो। अब फॉर एग्जाम्पल अब ये जो है हमारे पास प्रोसेस नंबर 1, इसने एक्वायर किया हुआ है फॉर एग्जाम्पल 2 को और 5 को। इसने क्या किया, इसने 2 को और 5 को एक्वायर किया। क्या ये 4 के लिए रिक्वेस्ट डाल सकता है? ये नहीं डाल सकता। हाँ, रूल ये है कि अगर इसको 4th नंबर वाले रिसोर्स को एक्वायर करना है तो ये पहले जो 5th नंबर पर इसके पास जो स्कैनर है उसको ये रिलीज करेगा, फिर ही इसको 4th नंबर वाला जो रिसोर्स है वो मिल सकता है। ठीक है जी, यहां पर हम स्ट्रिक्ट जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है उस ऑर्डर में रिसोर्सेज देंगे, क्योंकि हमें रिमूव करना है सर्कुलर वेट को। कंक्लूजन या इसकी समरी को मैं एक दफा दोबारा से बता देता हूं। समरी ये है कि सर्कुलर वेट में जब हमारे पास जितने भी रिसोर्स होते हैं उन सभी रिसोर्सेज को हम एक न्यूमेरिकल या एक नंबर हम उनको अलॉट करते हैं, और जितने भी प्रोसेसेस हैं जो कि रिक्वेस्ट डालते हैं रिसोर्सेज के लिए, जब उसने किसी एक रिसोर्स को एक्वायर कर लिया, उसका जो भी नंबर है, नेक्स्ट टाइम जब उसने रिक्वेस्ट देनी है या उसको चाहिए कोई और रिसोर्स, तो वो उसके इंक्रीजिंग नंबर वाले रिसोर्स को ही एक्वायर कर सकता है। उसके लिए ही जो है वो रिक्वेस्ट डाल सकता है। अपने से जो नंबर उसके पास पहले उसने एक्वायर किए हुए हैं उससे डिक्रीजिंग नंबर वाले को के लिए वो रिक्वेस्ट नहीं डाल सकता, क्योंकि हमारा अल्टीमेट पर्पस ये है कि हम सर्कुलर वेट को रिमूव करें, क्योंकि हमें डेडलॉक को रिमूव करना है, डेडलॉक को जो है वो प्रिवेंट करना है। तो ये जो चारों की चारों कंडीशंस हैं इनको हमने 1 बाय 1 देखा कि हम 1 बाय 1 इन चारों कंडीशंस को किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। तो ये जो डेडलॉक प्रिवेंशन वाला कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकल जितने भी क्वेश्चंस होते हैं डेडलॉक से रिलेटेड उसमें इसको लाजमी कहीं ना कहीं पर ज़रूर पूछा जाता है। तो होपफुली जो बेसिक कॉन्सेप्ट है डेडलॉक प्रिवेंशन का इन डेडलॉक हैंडलिंग वो आपको जो है वो क्लियर हो गया हुआ होगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।